एक समय था जब भारत में सपनों का मतलब सिर्फ एक सरकारी नौकरी हुआ करता था। लेकिन आज भारत के युवा नौकरी नहीं, कंपनियां बना रहे हैं। आज कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जीरो से यूनिकॉर्न तक की इस कहानी की, जो सिर्फ पैसों की नहीं है। ये कहानी है साहस की, असफलताओं की और भारत की बदलती सोच की। इंडिया की इकोनॉमी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इनोवेशन और जोखिम लेने की क्षमता नई परिभाषाएं लिख रही है। स्टार्टअप शब्द आज केवल सिलिकॉन वैली की जागीर नहीं रह गया है, बल्कि इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की गलियों तक पहुंच चुका है। 2014-15 के आसपास शुरू हुई ये लहर आज एक सुनामी का रूप ले चुकी है। भारत में 1,25,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये सफर केवल आंकड़ों का नहीं है, ये यात्रा है भारतीय मानसिकता के बदलने की। जहां कभी सरकारी नौकरी को जीवन का लक्ष्य माना जाता था, आज वहां युवा जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बनने का सपना देखने लगे हैं। आज हम कॉरपोरेट दिग्गजों के नजरिए से भारत की इस रोमांचक स्टार्टअप यात्रा का विश्लेषण करेंगे। इंडियन स्टार्टअप्स की यात्रा के शुरुआती दिनों में जब इन्वेस्टर्स संशय में थे, तब टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। रतन टाटा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आज का युवा उद्यमी केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अर्बन लैडर, ओला और लेंसकार्ट जैसे स्टार्टअप्स में व्यक्तिगत निवेश करके ये मैसेज दिया कि पुराने कॉरपोरेट घरानों को नए खून पर भरोसा करना चाहिए। टाटा का मानना है कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर इसलिए आई क्योंकि अब विफलता को कलंक नहीं माना जाता। उनके अनुसार वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स के आने से विचारों का लोकतंत्रीकरण हुआ। पहले व्यापार करने के लिए पारिवारिक विरासत की जरूरत होती थी, लेकिन आज केवल एक ठोस आइडिया और जुनून काफी है। रतन टाटा की ये सोच स्टार्टअप्स के लिए नैतिक संबल बनी। जैसे जैसे स्टार्टअप्स बढ़ने लगे, बाजार में वैल्यूएशन की होड़ लग गई। The face of entrepreneurship, innovation, and enterprise. Entrepreneurship and the sense of enterprise is not new in India. We're a nation of people who have been shopkeepers, small cottage industry managers and owners. We have done this over the years. We have been entrepreneurs, be it in agriculture, be it in traditional industries, and yet we have not been recognized all over the world as an enterprising country. यहाँ इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने एक मेंटर के रूप में कड़े लेकिन जरूरी सवाल उठाए। नारायण मूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी का अस्तित्व केवल कैश बर्न यानी पैसा फूंकने पर नहीं टिक सकता। उनके अनुसार वैल्यूएशन टेम्परेरी है, लेकिन वैल्यू परमानेंट। उन्होंने चेतावनी दी कि कई स्टार्टअप्स ठोस मार्केट रिसर्च के बिना केवल फॉरेन मॉडल्स की नकल कर रहे हैं। 2022-23 के दौरान इंडियन स्टार्टअप्स ने फंडिंग विंटर का सामना किया। नारायण मूर्ति के विचार यहाँ सटीक बैठते हैं। जो स्टार्टअप्स मुनाफे और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर ध्यान नहीं देते, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते। उन्होंने स्टार्टअप जगत को सिखाया कि सादगी और ईमानदारी ही किसी भी बिजनेस की नींव होनी चाहिए, चाहे वो टेक बिजनेस हो या ट्रेडिशनल। भारत में स्टार्टअप यात्रा का तीसरा चरण तब शुरू हुआ जब पारंपरिक बड़े उद्योगों ने इन स्टार्टअप्स को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि मौके के रूप में देखना शुरू किया। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इसके सबसे बड़े पैरोकार रहे। आनंद महिंद्रा का मानना है कि बड़े कॉरपोरेट्स को स्टार्टअप्स की एजिलिटी से सीखना चाहिए। उन्होंने खुद महिंद्रा पार्टनर्स के जरिए कई इनोवेशंस को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी ताकत जुगाड़ नहीं, बल्कि किफायती इनोवेशंस है। महिंद्रा अक्सर डिजिटल रिवॉल्यूशन और एआई के फ्यूचर पर बात करते हैं। उनका विचार है कि स्टार्टअप्स को केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एग्रीटेक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे ग्लोबल थिंकिंग रखें, लेकिन सॉल्यूशन लोकल लेवल पर दें।
If everyone's problems were like laundry hanging out to dry in an open field, and you had the opportunity to go out into that field and exchange your laundry, your problems, in other words, with anyone else's, you would still choose your own problems. I'm not the usual suspect Class Day speaker for sure. I come from another profession, the often undiplomatic world of commerce. I come from halfway around the world. I'm not an alumnus. But when I asked Dean Kite, she said the reasons for which they invited me were, in fact, all of the above. But I'm not here to try and dispense any unique wisdom. As the proverbial schoolgirl wrote, Socrates was a wise Greek philosopher, and he went around dispensing gratuitous advice, and they poisoned him. So I deeply fear that fate. So what I will do is to just throw some ideas at you based on my own life experience and my own world that I hope will be relevant to any profession and to every life. Now, picture, if you will, the world in 1946 when my father stood here. The Second World War had just ended. Independence for India was just around the corner, as Rachel mentioned. The beginning of the end of colonialism was in sight. And details of the full extent of the death and the destruction and the horrors of the Holocaust of Hiroshima and Nagasaki, they were just emerging. The problems of peace were every bit as convoluted as the problems of war. And to my father in 1946, the world must have looked hopeful, but immensely complicated. And yet I wonder what my father would say about the world as we see it today. We are wrestling with climate change, pandemics, terrorism, energy crises, social inequities, to name just a few. And because of their trans-border impact, these issues too now fall within the ambit of diplomacy, of international affairs, of international law. And what would my father have made of the impact of technology? In many cowboy movies, the appearance of the hero or villain is often preceded by his shadow. We now have a new cowboy in town, heralded by a lengthening shadow, the shadow of the metaverse. Entrepreneurs are buying up real estate on it. Countries are opening up virtual embassies in it. And through the metaverse, we can live not just a virtual second life, but also a parallel life where the virtual intersects with reality and the boundaries between the two grow more and more blurred. Now, in many ways, it may actually enhance the effectiveness of diplomacy. Virtual face-to-face negotiations may become as effective as in-person ones. Global summits and indeed side conversations where you can interact virtually, where you can... कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को कॉपी कैट स्टार्टअप से आगे निकलकर डीप टेक और सस्टेनेबिलिटी पर काम करना होगा। इंडिया का स्टार्टअप इंडिया कैंपेन इस इकोसिस्टम को मजबूती दे रहा है। भारत में स्टार्टअप्स की यात्रा एक हाइप से निकलकर अब मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही है। यहाँ शुरुआती दौर केवल ई कॉमर्स और फिनटेक का था, वहीं अब हम स्पेस टेक, हेल्थ टेक और क्लीन टेक में भारतीय ध्वज लहराते देख रहे हैं। आज भारत में स्टार्टअप्स केवल यूनिकॉर्न बनने की रेस में नहीं हैं, बल्कि वे डेकॉर्न यानी 10 अरब डॉलर की वैल्यू और उससे आगे की सोच रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में इन स्टार्टअप्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.